पढ़ने जा रहे हैं पाठ 4 उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है, तो इस पाठ में हम उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं उपसर्ग। उपसर्ग शब्द दो शब्दों के योग से बना है, उप प्लस सर्ग। तो उप का अर्थ है समीप तथा सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना है, अर्थात शब्द के समीप यानी पास पहुंचकर नए अर्थ वाला शब्द बनाना, जैसे कि उपवन, खुशबू, स्वयंवर। तो बच्चों, उपयुक्त शब्दों में मूल शब्द में उप, खुश तथा स्वयं शब्दांश जोड़कर नए शब्द बनाए गए। ठीक है, तो यहाँ पर उप जुड़ा है, यहाँ पर खुश जुड़ा है और यहाँ पर स्वयं जुड़कर नए शब्द बनाए गए हैं और इनके अर्थ भी भिन्न है। अतः ये सभी शब्दांश उपसर्ग है। उपसर्ग मूल शब्द के पहले जुड़ते हैं, तो हमारे मूल शब्द के पहले जुड़कर जो नए शब्द बनाते हैं वो हमारे उपसर्ग कहलाते हैं। मूल शब्द से पहले जुड़कर जो शब्दांश उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग के भेद। हिंदी भाषा में उपसर्ग 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा हिंदी के उपसर्ग, तीसरा आगत उपसर्ग और चौथा संस्कृत के अव्यय। ठीक है, तो उपसर्ग के कितने भेद है? 4 भेद है। तो संस्कृत के उपसर्ग यानी तत्सम उपसर्ग। उपसर्ग क्या है? अ, इसका अर्थ क्या है? नहीं या फिर अभाव। तो अ का अर्थ क्या है? नहीं या फिर अभाव। तो इसके शब्द हम क्या क्या बना सकते हैं? अधर्म, अबोध, अचल, अज्ञान, अखंड। इसके बाद है अति। अति मतलब है बहुत अधिक। ठीक है, तो अति से हम कौन कौन से उपसर्ग शब्द बना सकते हैं? अतिक्रमण, अतिरिक्त, अतिशय, अत्यधिक, अत्यंत। इसके बाद आता है आपका अधि। अधि मतलब होता है ऊपर, ऊंचे या फिर श्रेष्ठ। तो अधि शब्द से हम अधिनायक, अध्यादेश, अध्ययन, अध्यक्ष इन शब्दों को बना सकते हैं। इसके बाद आता है आपका अभि। तो अभि का अर्थ क्या है? और या फिर सामने। तो अभि शब्द से हम और कौन से शब्द बना सकते हैं? अभिनय, अभिनेता, अभिशाप, अभिमान या फिर अभ्यास। इसके बाद आता है अनु। तो अनु का अर्थ क्या है? समान, पीछे या फिर छोटा। तो अनु शब्द से हम और कौन से शब्द बना सकते हैं? अनुज, अनुसार, अनुरूप, अनुकरण, अनुताप। ठीक है, इसके बाद और ये शब्द है, ये आप अपने होमवर्क में पढ़ेंगे। ये संस्कृत के उपसर्ग शब्द है, तो इनका अर्थ और इनके शब्दों को एक बार आप अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बाद आते हैं कुछ हिंदी के उपसर्ग। ठीक है, तो इनका तद्भव उपसर्ग है। तो ये उपसर्ग है आपके, इनका अर्थ है और ये इनके शब्दों के उदाहरण दिए गए हैं। तो उपसर्ग आपका क्या है? आ। तो आ का अर्थ क्या हो जाएगा? अभाव या फिर निषेध। तो अ से कौन कौन से शब्द बन जाएंगे? अचेत, अज्ञान, अचूक, अचल, अमूल, अनजान, अथाह। ऐसे ही अन से क्या बन जाएगा? अभाव और निषेध। इसका भी अर्थ अभाव और निषेध ही होता है। तो अनमोल, अनजान, अनपढ़, अनकहा। ऐसे ही अध से आधा, अधमरा, अधजला, अधकचरा। इसके बाद उनका अर्थ क्या हो जाएगा? एक कम। तो यानी 19, 59, 49, 39, 69। ऐसे ही कु का अर्थ क्या होगा? बुरा। तो यानी शब्द क्या बन जाएंगे? कुपुत्र, कुचाल, कुमार, कुमाता, कुंती, कुकर। ठीक है, इसके बाद भर का अर्थ क्या हो जाएगा? पूरा या फिर भरा हुआ। तो शब्द क्या क्या बन जाएंगे? भरपेट, भरसक, भरपूर, भरमार। इसके बाद नी का अर्थ क्या हो जाएगा? अभाव, निषेध या फिर नहीं। ठीक है, तो शब्द क्या बन सकते हैं? निकम्मा, निडर, निष्ठुर, निधड़क, निपट, निपुति, निहत्था। इसके बाद अब उपसर्ग का अर्थ क्या हो जाएगा? हीन या फिर रहित। ठीक है, तो शब्द क्या बन जाएगा? अवकाश, अवशेष, अवगुण या फिर अवधि। इसके बाद स का अर्थ क्या हो गया? अच्छा। तो शब्द क्या बन जाएंगे? सपूत, सजग, सहित, सबन, सकुशल, सगोत्र, सरस। इसके बाद सु उपसर्ग का अर्थ क्या होगा? श्रेष्ठ या फिर अच्छा। तो इससे क्या शब्द बन जाएंगे? सुलभ, सुहाग, सुंदर, सुवास, सुगंध, सुनाम, सुपात्र। ठीक है, इसके बाद तीसरे आते हैं आपके आगत उपसर्ग, यानी ये उर्दू के उपसर्ग हैं। ठीक है, तो उपसर्ग यहाँ पर क्या है? कम। तो कम का अर्थ क्या हो जाएगा? हीन या फिर थोड़ा। तो इससे कौन कौन से शब्द बनेंगे आपके? कम उम्र, कमजोर, कम सीन, कम वक्त, कम अकल, कम समझ। ठीक है, ऐसे ही खुश से क्या बन जाएगा? अच्छा, यानी खुशकिस्मत, खुशबू, खुशहाल, खुशामद, खुशखबरी, खुशमिजाज। ठीक है, इसके बाद ना शब्द से क्या का अर्थ क्या होगा? अभाव, कम या फिर नहीं। और इससे शब्द क्या बनेंगे? नापसंद, नालायक, नाराज, नाखुश, नादान, नामुमकिन। इसके बाद आता है आपका शब्द, आपका उपसर्ग है बद। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? बुरा।
तो शब्द क्या बन जाएंगे इससे? बदशक्ल, बदनाम, बदमाश, बदमो, बदनसीब, बदचलन, बदसूरत। ठीक है, ऐसे ही बे उपसर्ग का अर्थ क्या होगा? बिना। और शब्द क्या बन जाएंगे इससे? बेईमान, बेचारा, बेरहम, बेशक, बेअदब, बेइज्जत, बेवफा। ऐसे ही सर उपसर्ग का अर्थ होगा मुख्य, और इसके शब्द बन जाएंगे सरपंच, सरकार, सरदार, सरहद, सरताज, सरनाम। ठीक है, इसके बाद हम उपसर्ग का अर्थ क्या हो जाएगा? बराबर या फिर साथ, और इसके शब्द क्या बनेंगे? हम शक्ल, हम उम्र, हम सफर, हमराज, हमदर्द, हमसाया। इसके बाद गैर उपसर्ग है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? बिना, अभाव। इससे शब्द क्या बन जाएगा? गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर सरकारी, गैर मुल्क, गैर मर्द, गैर बाजू। ठीक है, इसके बाद आते हैं कुछ अंग्रेजी के उपसर्ग। तो अंग्रेजी के उपसर्ग यानी हेड, तो इससे क्या बनेगा? हेड मास्टर, हेड क्लर्क, हेड ऑफिसर। ऐसे ही चीफ, तो चीफ से क्या बनेगा? चीफ इंजीनियर, चीफ मिनिस्टर, चीफ अकाउंटेंट, चीफ जज। ऐसे ही इंग्लिश उपसर्ग एक है वाइस, तो वाइस चेयरमैन, वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस कैप्टन। डिप्टी, तो डिप्टी उपसर्ग से कुछ शब्द बने हैं, डिप्टी डायरेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी मिनिस्टर। इसके बाद है सब, तो सब उपसर्ग से क्या बना है? सब रजिस्ट्रार, सब इंस्पेक्टर। इसके बाद है जनरल, तो जनरल उपसर्ग से क्या बना है? जनरल मैनेजर, जनरल स्टोर, जनरल मर्चेंट। ठीक है, तो ये कुछ इंग्लिश के उपसर्ग हैं, अंग्रेजी के उपसर्ग है, जिनसे कुछ शब्द बनाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद चौथा आता है उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय। तो यहाँ पर उपसर्ग है अ, अ का अर्थ क्या है? अभाव। तो इससे कौन से शब्द बन सकते हैं? अकाल, अशोक, अनादि, अपावन, अप्रत्यक्ष, अभिनय। ठीक है, तो इसके बाद और कुछ उपसर्ग है जिनके कुछ शब्द बनाए जा सकते हैं, वो आप अपने आप होमवर्क में पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रत्यय के बारे में, यानी प्रत्यय क्या होते हैं। तो जैसे उपसर्ग में मूल शब्द के आगे को जोड़कर नया शब्द बनता है, ऐसे ही प्रत्यय में मूल शब्द के पीछे कुछ जोड़ दिया जाता है जिससे एक नया शब्द बन जाता है। तो इसी तरह प्रत्यय भी है। तो आइए प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। प्रत्यय भी उपसर्ग की भांति शब्दांश होते हैं, मगर इनमें सूक्ष्म अंतर होता है। उपसर्ग मूल शब्द के पहले जुड़ते हैं, लेकिन प्रत्यय मूल शब्द के बाद। ठीक है, तो उपसर्ग हमेशा मूल शब्द के पहले जुड़ते थे, लेकिन प्रत्यय हमेशा मूल शब्द के बाद में जुड़ेंगे। जैसे कि सुंदरता, शेरनी, बचपन। उपयुक्त तीनों शब्दों में सुंदर, शेर तथा बच्चा मूल शब्द है, और इनमें ता, मी तथा पन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। जो शब्दांश मूल शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, वो प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय के भेद, प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। ठीक है, तो प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, है ना, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो सबसे पहला है कृत प्रत्यय। जो प्रत्यय क्रियाओं के धातु रूप के अंत में लगते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं, और उनके मेल से बने शब्द कृदंत यानी कृत प्लस अंत कहलाते हैं। कृत प्रत्यय के 5 उपभेद होते हैं। सबसे पहला है कृतवाचक कृत प्रत्यय। ऐसे प्रत्यय जो कार्य करने वाले का बोध कराए हुए कृतवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं, यानी ये कार्य करने वाले का बोध कराते हैं, यानी कर्ता का बोध कराते हैं। तो प्रत्यय क्या है? अक, और धातु क्या बन जाए इसकी? लिख, गा, नृत। तो शब्द क्या बन जाएगा? लेखक, गायक, नृतक। इसके बाद प्रत्यय आता है आ, और धातु इन्होंने आपको क्या दिया है? चाल या फिर तैर। तो इससे शब्द क्या बन जाएगा? चालाक या फिर तैराक। तो क्या है ये जो शब्द है, ये जो धातु है आपकी, जैसे चाल धातु है, ठीक है, तो आपको इसके साथ प्रत्यय जोड़ना है। तो प्रत्यय कैसे जोड़ेंगे? इसके पीछे जोड़ेंगे। आक है ना, तो आक क्या बन गया? चाल प्लस आक यानी चालाक, तैर प्लस आक यानी तैराक। ठीक है, ऐसे ही आता है, आपका प्रत्यय है और धातु आपकी क्या है? लड़ प्लस लड़िया और धम। ठीक है, तो लड़ प्लस आका यानी क्या बन गया? लड़ाका। धम प्लस आका यानी क्या बन गया? धमाका। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट है आपका प्रत्यय आड़ी, और धातु आपके पास क्या है? अंग, खेल और अन्न। अंग प्लस आड़ी यानी अगाड़ी, खेल प्लस आड़ी यानी खिलाड़ी, अन्न प्लस आड़ी यानी अनाड़ी। ठीक है, ऐसे ही ता प्रत्यय है और धातु क्या है? शु, दा और धा। तो शु प्लस ता तो क्या बन गया? श्रोता। ऐसे दा प्लस ता क्या बन गया? ध्याता। और ऐसे धा प्लस ता क्या बन गया? दाता। ठीक है, ऐसे ही आलू प्रत्यय है
और धातु क्या है आपकी ईर्ष्या और झगड़ा। तो ईर्ष्या प्लस आनु तो क्या बन गया ईर्ष्यानु, झगड़ा प्लस आनु तो क्या बन गया झगड़ानु। ठीक है, इसके बाद आता है आपका कर्णवाचक कृत प्रत्यय। ऐसे प्रत्यय जो कर्ण का अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों का निर्माण करते हैं वे कर्णवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि प्रत्यय आपका है औना और धातु क्या है आपकी बिच, खेल और धिन। तो बिच प्लस औना यानी बिछौना, खेल प्लस औना यानी खिलौना, धिन प्लस औना यानी घिनौना। ऐसे ही ना प्रत्यय है और धातु आपकी क्या है लिख, खा, दा और गा। तो लिख प्लस ना लिखना, खा प्लस ना खाना, दा प्लस ना दाना, गा प्लस ना गाना। नी प्रत्यय है और धातु आपकी क्या है चट प्लस चट, जन और चन। तो चट प्लस नी चटनी, जन प्लस नी जननी, और प्लस नी ओढ़नी और चल प्लस नी चलनी। ठीक है, इसके बाद है कर्णवाचक कृत प्रत्यय। ऐसे प्रत्यय जो क्रिया के साधन करण को बताते हैं वे कर्णवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि प्रत्यय आपका आ और धातु है आपकी मेल, झूल, भटक, बो। ठीक है, तो मेल प्लस आ क्या यानी क्या बन गया मेला। ठीक है, झूल प्लस आ झूला, भटक प्लस आ यानी भटका और भूल प्लस आ यानी भूला। ठीक है, तो ऐसे ही ये दो प्रत्यय भी है, इनसे भी ये शब्द बनाए गए हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका भावात्मक कृत प्रत्यय। ऐसे प्रत्यय जो धातुओं से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण करते हैं उन्हें भाववाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि प्रत्यय क्या है अत और धातु आपकी क्या है लिख, चल, पढ़, बच। ठीक है, तो अगर इनके साथ ये प्रत्यय जोड़ दिए जाए तो शब्द क्या बनेगा यानी लिख प्लस अर्थ यानी लिखत, चल प्लस अर्थ यानी चलत, पढ़ प्लस अर्थ यानी पढ़त, बच प्लस अर्थ यानी बचत। ठीक है, ऐसे ही अन प्रत्यय है और इसमें धातु आपकी क्या है चल, एट और मिल। चल प्लस अन यानी चलन, एट प्लस एन अन यानी एठन, मिल प्लस अन यानी मिलन। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे क्रियात्मक कृत प्रत्यय। ऐसे प्रत्यय जिनसे क्रिया के अर्थ का बोध होता है उन्हें क्रियात्मक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि प्रत्यय आपका क्या है ता और धातु आपकी क्या है खा, पी, गा, मर, बह। तो इनसे क्या शब्द बन सकते हैं यानी खा प्लस ता यानी खाता, पी प्लस ता यानी पीता, गा प्लस ता यानी गाता, मर प्लस ता यानी मरता, बह प्लस ता यानी बहता। ठीक है, इसके बाद दूसरे आते हैं आपके तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि पाठ प्लस का यानी क्या बन गया पाठक, पान प्लस वाला यानी पान वाला, मम प्लस ता यानी ममता। हिंदी में तद्धित प्रत्ययों का विभाजन इस प्रकार संभव है। कृतवाच्य तद्धित प्रत्यय जिन प्रत्ययों से किसी कार्य के करने वाले का बोध होता है उन्हें कृतवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि प्रत्यय क्या है आपका आर और धातु आपके क्या है लोहा, सोना, कुम्हार, कहा। तो शब्द क्या बन जाएंगे इससे लोहा प्लस आर यानी लोहार, सोना प्लस आर यानी सुनार, कुम्हार प्लस आर यानी कुम्हार, कह प्लस आर यानी कहार। ठीक है, इसके बाद है आपके भाववाचक तद्धित प्रत्यय। जिन प्रत्ययों से किसी भाव का बोध होता है उन्हें भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि प्रत्यय है आपका आई और धातु है आपका चतुर, भला, बुरा, मीठा। ठीक है, तो चतुर प्लस आई यानी चतुराई, भला प्लस आई यानी भलाई, बुरा प्लस आई यानी बुराई, मीठा प्लस आई यानी मिठाई। ठीक है, इसके बाद है संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। जिन प्रत्ययों से संबंध का बोध होता है उन्हें संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि प्रत्यय है आल और धातु क्या है आपकी ससुर। ठीक है, तो ससुर प्लस आल क्या बन गया ससुराल। ऐसे ही यहाँ पर एरा प्रत्यय है, धातु क्या है चाचा, मामा, फूफा, मौसा। ठीक है, तो चाचा प्लस एरा यानी चचेरा, मामा प्लस एरा यानी ममेरा, फूफो प्लस एरा यानी फुफेरा, मौसा प्लस एरा यानी मौसेरा। ठीक है, इसके बाद आता है आपका गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। जिन प्रत्ययों से गुणों का बोध होता है उन्हें गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि प्रत्यय है आपका आ और धातु आपकी क्या है प्यास, भूख, ठंड, सूख। ठीक है, तो प्यास प्लस आ यानी प्यासा, भूख प्लस आ यानी भूखा, ठंड प्लस आ यानी ठंडा, सूख प्लस आ यानी सूखा। ठीक है, तो इससे क्या है इनके गुणों का पता चलता है। जैसे प्यासा है, भूखा है, ठंडा है, सूखा है, तो इससे क्या पता चलता है कि ये उसका गुण है। इसके बाद है लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय। जिन प्रत्ययों से किसी वस्तु के छोटेपन यानी लघुता का ज्ञान होता है उन्हें
लघुवाचक या फिर न्यूनतावाचक प्रत्यय कहते हैं, जैसे कि प्रत्यय है आपका इया और धातु है आपकी खाट, लाठी, चोटी, लोटा। तो खाट प्लस इया यानी खटिया, लाठी प्लस इया यानी लठिया, चोटी प्लस इया यानी चुटिया, लोटा प्लस इया यानी लुटिया। ठीक है, तो इनसे क्या होता है, किसी वस्तु के छोटेपन यानी उनकी लघुता का बोध होता है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका संख्यावाचक तद्धित प्रत्यय। जिन प्रत्ययों से संख्या का ज्ञान होता है उन्हें संख्यावाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं, जैसे कि प्रत्यय है आपका ई और धातु आपको क्या है 32, 25, 20। ठीक है, तो 32 प्लस ई क्या बन गया 32ई, 25 प्लस ई क्या बन गया 25ई, 20 प्लस ई क्या बन गया 20ई। ठीक है, तो इन सभी से क्या हो रहा है, इन सभी शब्दों को पढ़कर किसी संख्या का बोध हो रहा है, इसीलिए ये संख्यावाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। इसके बाद आता है आपका स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय। जिन प्रत्ययों से स्थान का ज्ञान होता है उन्हें स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं, जैसे कि प्रत्यय है आपका ई और धातु है आपका पंजाब, गुजरात, बंगाल और बनारस। ठीक है, तो पंजाब प्लस ई क्या बन गया पंजाबी, गुजरात प्लस ई क्या बन गया गुजराती, बंगाल प्लस ई क्या बन गया बंगाली, और ऐसे ही बनारस प्लस ई क्या बन गया बनारसी। तो इन सभी शब्दों को पढ़कर क्या पता चल रहा है, स्थान का बोध हो रहा है। यानी पंजाबी यानी कहाँ का है, पंजाब का है, गुजराती यानी कहाँ का है, गुजरात का है, बंगाली यानी कहाँ का है, बंगाल का है, और बनारसी यानी कहाँ का है, बंगाल का। तो किसी स्थान का बोध हो रहा है, इसीलिए ये स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। इसके बाद है स्त्रीलिंग वाचक तद्धित प्रत्यय। जिन प्रत्ययों के प्रयोग से शब्द स्त्रीलिंग वाचक बन जाते हैं वे स्त्रीलिंग वाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं, जैसे कि प्रत्यय आ है और धातु आपकी क्या है प्रिय, सुता, छात्र, बाल। ठीक है, तो अगर इनमें आ जोड़ दे यानी प्रिय प्लस आ यानी क्या बन गया प्रिया, सुत प्लस आ यानी सुता, छात्र प्लस आ यानी छात्रा, बाल प्लस आ यानी बाला। इन सभी शब्दों को अगर आप पढ़ेंगे तो सबसे स्त्रीलिंग का बोध होता है, यानी स्त्री का बोध हो रहा है, तो इसीलिए ये स्त्रीलिंग वाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। इसके बाद है सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय। जिन प्रत्ययों से सादृश्य या समानता का बोध हो उन्हें सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं, जैसे कि प्रत्यय है आपका सा और धातु आपकी क्या है पीला, काला, कर्ण। तो पीला प्लस सा क्या बन गया पीला सा, काला प्लस सा यानी काला सा, कर्ण प्लस सा यानी कर्ण सा। ठीक, यानी किसी के जैसा। ठीक है, तो इसीलिए इसे सादृश्यवाचक यानी उसके जैसा, किसी चीज के जैसा, इसीलिए इसे सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय हम कहेंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आपने उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में पढ़ा है। तो उपसर्ग क्या होते हैं, जो किसी मूल शब्द से पहले लगकर किसी नए शब्द को बनाएंगे वो उपसर्ग कहलाते हैं, और प्रत्यय जो किसी मूल शब्द के पीछे लगकर किसी नए शब्द का निर्माण करेंगे वो आपके प्रत्यय कहलाते हैं। तो उपसर्ग और प्रत्यय के भेद हमने इस पाठ में अच्छे से पढ़े हैं। तो बच्चों आप अभ्यास में इन्हें दोबारा से पढ़ेंगे, जिससे आपको ये उपसर्ग और प्रत्यय बनाने आ जाएंगे और आपको इनके महत्व के बारे में अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बच्चों ये पाठ हमारा यहीं खत्म होता है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।